भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास हर एक वर्ल्ड लीडर के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स बने होते हैं। और ये सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स वो बनाती ही नहीं बल्कि उनको रेगुलर बेसिस पे एक पूरा डिपार्टमेंट है जो अपडेट भी करता है। यहाँ पर आज सबसे महत्वपूर्ण प्रोफाइल जो इस मोमेंट पर भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की कूटनीति के लिए मैटर करता है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू का प्रोफाइल। सबसे बड़ी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के प्रोफाइल को पढ़ के समझने से ये पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है, प्रेशर को लेकर कैसे टैकल करता है, और ये सारी चीज़ें भारत और भारत की कूटनीति के लिए कैसे आज की डेट में मैटर करती हैं। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये जानती है कि पहली बात, नेतन्याहू कोई एकमात्र नॉर्मल प्रधानमंत्री ही नहीं है इजराइल का, बल्कि वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन पॉलिटिकल एक्टर है। इसका मतलब ये है कि वो राजनीति में पहली बात तो बड़े लंबे समय से है, और इस लंबे समय से राजनीति में होने से उसकी एक विचारधारा बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हुई है, जिसको भारत ने बहुत केयरफुली समझा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू का मानना ये है कि वो एक ऐसे देश का लीडर है जो परमानेंटली एक सिक्योरिटी टेंशन में जी रहा है, क्योंकि इजराइल के आसपास के जितने भी नेबर्स हैं वो हमेशा इजराइल की सुरक्षा को एक खतरा देने के लिए एग्जिस्ट करते आए हैं और करते रहेंगे भी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर्टिकुलर सोच ने नेतन्याहू की आइडेंटिटी को बनाया भी है, स्ट्रेंथन भी किया है, और इसको सपोर्ट भी करती है। नेतन्याहू से आज एक चीज़ डेफिनेटली क्लियर होती है कि यहाँ पर वो सुरक्षा टेंशन्स को और अपनी सुरक्षा को खास करके इजराइल की बहुत ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन ये तो हो गया एक इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स कि आपके आसपास का पर्यावरण कैसा था, जिस पर्यावरण ने आपकी सोच को बनाया। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स में एक्सटर्नल इंटेलिजेंस फॉरेन एजेंसीज जो होती हैं वो केवल इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स और एक्सटर्नल ड्राइवर्स को नहीं समझती, वो किसी भी व्यक्ति के रूट्स को जानती हैं। आज भारत की रॉ को ये बात पता है कि नेतन्याहू के पिता एक हिस्टोरियन, इतिहासकार थे। वो अपने बेटे बेंजामिन को इतिहास के लेसन्स सिखाया और सुनाया करते थे। ये लेसन्स इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन लेसन्स ने नेतन्याहू की सोच को जमाया है। ये लेसन्स इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नेतन्याहू के पिता ने हमेशा नेतन्याहू को ये बात बताई कि अगर इजराइल का सर्वाइवल इंश्योर करना है तो वो यहूदी लोगों की आत्मनिर्भर शक्ति पे ही डिपेंड करेगा, और यहूदी लोगों को आत्मनिर्भर बन के अपने आप अपनी सुरक्षा को प्रोवाइड करने की आवश्यकता है और होनी चाहिए। अब ये चीज़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर्टिकुलर सोच ने बेंजामिन नेतन्याहू के माइंड में एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ा है कि इजराइल को इंटरनेशनल गारंटीज़ के बजाय, किसी प्रकार के दूसरे देशों के अश्योरेंसेस के बजाय अपनी शक्ति और अपने शक्ति प्रदर्शन पे ही फोकस करना है। और क्योंकि भारत की आज ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बात समझती और जानती है, इस रीज़न से आप देखिए कि भारत ने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ इंश्योर करी है, और वो ये चीज़ इंश्योर करी है कि जब भी भारत इजराइल से या बेंजामिन नेतन्याहू से कभी भी एंगेज करती है, और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, भारत कभी भी इजराइल को किसी प्रकार के वर्बल अश्योरेंसेस नहीं देती। वो इसलिए नहीं देती क्योंकि भारत को ये बात पता है कि नेतन्याहू का जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है, जिस प्रकार से वो व्यक्ति की आइडेंटिटी और विचार हैं, वो अश्योरेंसेस से नहीं बल्कि कैपेबिलिटी से बेसिकली इंस्पायर होता है। इस रीज़न से जब भारत वहाँ पर जाकर इजराइल में अगर इजराइल को ये बात जताती है कि हम आपके साथ एक 140 करोड़ देशवासियों का हिस्सा और 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास लेकर आए हैं, नेतन्याहू इस कैपेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है। ये पॉइंट समझने की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू का भाई योनातन नेतन्याहू एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में मारा गया था। ये जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में उसके भाई की जो हत्या हुई, ये उसके लिए एक पर्सनल मेमोरी है। इस पर्सनल मेमोरी को नेतन्याहू ने एक नेशनल मेमोरी के तहत उसको तब्दील करके रखा है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सनल हादसे के बाद नेतन्याहू आज की डेट में टेररिज्म की प्रॉब्लम को
किसी भी तरीके से कोई एब्स्ट्रैक्ट पॉलिसी डिबेट के नज़रिए से नहीं देखता। नेतन्याहू आज की डेट में टेररिज्म को एक पर्सनल नेशनल ट्रॉमा के नज़रिए से देखता है। अब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्योंकि ये जो उसके साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई, इस पर्सनल ट्रेजेडी के तहत उसका ओवरऑल जो टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड है टेररिज्म को लेकर वो कम हो गया है। इस रीज़न से आप देखिए कि नेतन्याहू की जो अप्रोच है वो ये है कि किसी भी प्रकार से टेररिस्ट्स के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपने अभी जब से लास्ट ईयर में इजराइल और गाज़ा पट्टी के अंदर हमास के बीच में एक ट्रूस हुआ था, उस ट्रूस को अगर आपने ऑब्जर्व पिछले 6 महीने में किया हो, जब हमास बेसिकली इजरायली सोल्जर्स को रिलीज़ कर रहा था, उस दौरान एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपने गौर किया हो तो इजराइल गाज़ा पट्टी में बम्बार्डमेंट बार बार करता जा रहा था, क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है कि हम टेररिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना करके बल्कि उनको कन्फ्रंट करेंगे, और वो भी पावर से, शक्ति से। ये चीज़ भारत की रॉ के लिए इसलिए मैटर करती है क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से नेतन्याहू का टेररिज्म को लेकर एक व्यवहार समझ आता है। नेतन्याहू टेररिज्म को सिर्फ जड़ से उखाड़ना नहीं चाहता, बल्कि नेतन्याहू आज की डेट में टेररिज्म को टैकल करने के लिए किसी भी हद तक जाकर प्रीएम्प्टिव तरीके से कि किसी प्रकार के कोई टेररिज्म के इंसिडेंट को होने से पहले ही रोका जाए, उस चीज़ पे फोकस करता है। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए इससे बेहतर अलाइनमेंट किसी पॉइंट पर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर भारत आज की डेट में टेररिज्म को रोकना चाहता है, आप टाइमिंग को देखिए कि प्रधानमंत्री की विजिट से 2 दिन पहले भारत एक प्रहार डॉक्ट्रिन को रिलीज़ करती है। उस डॉक्ट्रिन में किस प्रकार से इंटेलिजेंस एक सेंट्रल रोल प्ले करेगी टेररिज्म को रोकने के लिए, वो डॉक्ट्रिन बनाया जाता है। और इस डॉक्ट्रिन के बाद किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री जब इजराइल के हेड ऑफ द स्टेट से मिलते हैं तो रॉ यहाँ पर ये प्रीएम्प्टिव लेवल पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के फ्रेमवर्क को इजराइल जाकर साइन करवाती है। यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम नेतन्याहू के पब्लिक व्यवहार को देखें तो उसके पब्लिक व्यवहार से एक बहुत क्लियर पैटर्न देखने को मिलता है। पैटर्न ये है कि पब्लिक लेवल पर नेतन्याहू कभी कोई स्पीच या प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है तो वो वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन्ड और डिटेल ओरिएंटेड होता है। हमने कभी भी नेतन्याहू को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इमोशनल होते हुए, रोते धोते हुए नहीं देखा। हमेशा वो वहाँ पर एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बनकर पहली बात तो आता है। इससे ये चीज़ समझ आती है कि वो अपने सामने बैठे वाले लोगों को और जिनसे वो वार्तालाप कर रहा होता है, जनरली उनको इवैल्यूएट करता है अपने माइंड में कि जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ उनसे बातचीत करके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा एक चीज़ चल रही होती है, और वो चीज़ ये है कि बेसिकली किस प्रकार के थ्रेट्स ये व्यक्ति सामने बैठे हुए मेरे ऊपर थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नेतन्याहू की अक्सर स्पीचेस को, जिनको भारत की रॉ ने एनालाइज किया है, वो एक चीज़ देखती हैं कि इसकी स्पीचेस में एक थ्रेट मैट्रिक्स कई बार देखने को मिला है। हमेशा नेतन्याहू एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो इजराइल के ऊपर है उसके बारे में चर्चा करेगा, जिसमें वो हमेशा ईरान के पॉइंट को बोलेगा। दूसरे लेवल पर वो हमेशा ईरान के द्वारा बनाए गए हिजबुल्ला, हूतीज़, हमास जैसे लोगों का समर्थन जो ईरान करती आई है उनके बारे में हायरार्किकली चर्चा करता है। और तीसरा फिर वो बताता है कि किस प्रकार से अलग अलग आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं इजराइल को कमज़ोर करने के लिए बैठे हैं, जिनसे उनको टैकल करना है। ये चीज़ को एनालाइज रिपीटेडली उसके पब्लिक व्यवहार में करने के बाद भारत की रॉ को एक चीज़ समझ आई है कि नेतन्याहू का थॉट प्रोसेस एक हायरार्किकल थॉट प्रोसेस है। वो हमेशा चीज़ों की फ्रेमिंग एक हायरार्की में करता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत की रॉ को आज की डेट में नेतन्याहू से इंगेज करना है या भारत की सरकार को इंगेज करना है, हम अगर अपने इश्यूज़ को एक हायरार्की में फ्रेम करें और उस हायरार्की में अगर हम भारत सबसे ऊपर बताएं कि भारत की एग्जिस्टेंशियल लेवल पर, सुरक्षा लेवल पर क्या थ्रेट्स हैं, तो यहाँ पर नेतन्याहू की तरफ से उन थ्रेट्स को मैनेज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए जो रिस्पॉन्स निकलता है वो भारत के हित में होता है।
इसी रीज़न से आप देखिए और गौर कीजिए कि जब भारत इजराइल से चर्चा करता है तो भारत इजराइल के साथ चर्चा करके ये बात को उजागर करता है कि हमने पाकिस्तान के द्वारा जितने भी टेररिस्ट तंजीम है उनको टैकल करना है। हमारे यहाँ पर जितना होम ग्रोन नेटवर्क टेररिज्म का जो यहाँ पर पाकिस्तान बना रहा है अपने अलग अलग प्रकार के एसेट्स को लेकर, उसको टैकल करना है। तो जब भारत इस प्रकार से हायरार्किकल तरीके से इश्यूज़ को फ्रेम करता है तो हम नेतन्याहू की माइंड को पियर्स कर सकते हैं और उससे वो रिस्पॉन्सेज प्राप्त कर सकते हैं जिन रिस्पॉन्सेज की हमें आवश्यकता है। इसके बाद भारत एक चीज़ और जानता है, वो ये है कि नेतन्याहू इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में और इजराइल की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े लंबे समय से और एक लंबे अरसे से वहाँ पर एक लीडर के तहत है। अब उसने अलग अलग प्रकार के कोलिशन पार्टनर्स को मैनेज किया है, अलग अलग प्रकार के कोलिशन पार्टनर्स की जितने भी प्रेशर्स हैं उनको टैकल किया है। इस प्रकार से एक चीज़ तो तय है कि इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में कोलिशन स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है और वो कोलिशन पार्टनर्स को मैनेज करने की जो क्षमता है उससे भारत की रॉ को ये समझ आता है कि किस प्रकार से ये कोलिशन पार्टनर्स इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव और प्रेशर डालते हैं और वो प्रेशर को मैनेज कैसे करता है। इस रीज़न से आज की डेट में भारत को ये बात पता है कि इजराइल राजनीतिक लेवल पर इन प्रेशर्स को मैनेज करने के लिए नेतन्याहू जो है हमेशा किसी भी पर्टिकुलर राजनीतिक वर्ग के लीडर को बुलाकर उसके साथ बैक चैनल लेवल पर चर्चा करता है। ये इनसाइट से भारत की रॉ को ये समझ आया है कि नेतन्याहू जब कभी भी किसी प्रकार के दबाव या प्रेशर में हो तो उस समय पब्लिकली इजराइल से बात करने के बजाय एक बैक चैनल लेवल पर एक डिप्लोमेटिक डायलॉग अगर एंगेज करके यहाँ पर खोला जाए तो उससे कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इजराइल को मैनेज करना उस प्रेशर के दौरान आसान होगा। और ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप फिर से नेतन्याहू के डिसीजन मेकिंग स्टाइल को देखो तो यहाँ पर वो कभी भी किसी भी डिसीजन को लेने के समय जब तक वो किसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करता, यानी कि जब तक वो चीज़ों को काम कंपोज्ड मैनर में देखता है तब तक ठीक है, लेकिन यदि नेतन्याहू ने किसी प्रकार का निर्णय ले लिया तो वो निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को और डिसीजन को हमेशा एग्जीक्यूट करता है और पूरे नरेटिव को उस हिसाब से डिज़ाइन करता है जिस हिसाब से उसका डिसीजन इवेंचुअली एग्जीक्यूट हो। ये मैटर इसलिए करता है भारत के लिए क्योंकि भारत की रॉ को आज की डेट में इस पर्टिकुलर चीज़ से दो इंसाइट्स मिलते हैं। पहला इंसाइट कि हमेशा इजराइल के साथ एक अर्ली लेवल का इंगेजमेंट रखो, उनके साथ इस प्रकार का इंगेजमेंट रखो कि जिसके तहत उनको जो भी सुरक्षा संबंधी समस्याएं भारत की हैं उसके बारे में क्लैरिटी बार बार मिलती रहे। दूसरी बात, इजराइल के साथ जब इजराइल दबाव में हो पब्लिकली कम्युनिकेट करने के बजाय बैक चैनल लेवल पर इंगेज करो। यहाँ पर नेतन्याहू की पर्सनैलिटी को लेकर भारत की रॉ के पास एक बड़ा डीप इंसाइट और भी है। नेतन्याहू ने अमेरिका को और अमेरिका की पॉलिटिकल डिस्कोर्स और वहाँ के डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को बहुत गहरी तरीके से समझा हुआ है। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी भी जो है वो अमेरिका के अंदर अपने खास ऑपरेशंस चलाती है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका ने जब इजराइल के नाक में दम करके रखा हुआ था कि हम आपको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, उसके बाद भी इजराइल की आप इस हिम्मत को देखिए कि उन्होंने एक कोवर्ट ऑपरेशन के तहत अमेरिका के अंदर जाकर अमेरिका के तहत वहाँ का मटेरियल उठाकर उन्हीं के मटेरियल से न्यूक्लियर बम बनाया। तो आप इस देश को उस तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते, खास करके वो भी एक अमेरिका जैसे देश को टैकल करना जो कि इजराइल का एक बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन था। खैर कभी समय होगा तो चर्चा इसके बारे में और कैसे ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ बड़ा दिलचस्प है, कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन अमेरिका को वो जानता है, अमेरिका को वो समझता है और उसको ये बात पता है नेतन्याहू को कि हमें अमेरिका को एक अनकंडीशनल लेवल पर और एक परमानेंट लेवल पर पहली बात अपनी सुरक्षा के लिए एक प्लेयर बनाकर नहीं रखना, क्योंकि वो ये जानता है कि अमेरिका इसकी वजह से नॉट ओनली इजराइल में बल्कि इजराइल की वजह से पूरा जो मिडल ईस्ट का इलाका जहां इजराइल एग्जिस्ट करता है वहां अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगी और उस दबदबे के तहत अमेरिका का डोमिनेंस यहाँ पर बड़ा रहेगा लेकिन इजराइल का डोमिनेंस नहीं होगा। ये चीज़ ग्रेजुअली अब इजराइल को समझ आ रही है।
इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समझिए, आज इजराइल चाहता है कि लॉन्ग रन में अमेरिका का दबदबा मिडल ईस्ट में घटे और इजराइल अपने दम पर खड़े होकर इजराइल कुछ मिडल ईस्ट के साथियों के साथ अपना दबदबा यहाँ पर बनाए। अब आप समझिए कि यहाँ पर क्यों इजराइल भारत को चाहता है कि भारत आकर यहाँ पर अपनी स्पेस एक्सप्लोर करे, इस स्पेस के तहत ये इंश्योर करे कि यहाँ पर वो बेसिकली एक हेक्सागन अलायंस बनाकर जितने भी रीजनल थ्रेट्स हैं उनको टैकल करे। भारत के लिए भी ये प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर आप भारत की राजनीति और भारत की कूटनीति को समझते हैं तो ये दोनों एक ही चीज़ को हमेशा एम्फसाइज करती हैं कि भारत के पास अपना स्पेस मैनूवर करने का रीजन्स में होना चाहिए। आज अगर हमें इजराइल के साथ मिलकर कुछ रीजनल मेडिटेरेनियन अलायंसेस बनाकर तुर्की जैसे प्लेयर्स को काउंटर करने का एक मौका मिल रहा है, भारत इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करेगा। और सबसे बड़ी बात, इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन के तहत, क्योंकि सीरिया का जब से रेजिम चेंज पिछले साल हुआ है और अल शारा की सरकार सीरिया में आई है, सीरिया आज की डेट में एक प्लेग्राउंड बन चुका है इजराइल का और अमेरिका का कोवर्ट ऑपरेशंस रन करने के लिए पूरे रीजन में। और भारत के लिए इजराइल की एंट्री सीरिया में एक पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर भारत सीरिया के साथ इजराइल के बिहाफ पर एंगेज करता है तो सीरिया में रहकर भारत के पास तुर्की के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस रन करने की एक बहुत बड़ी टेरिटोरियल स्पेस मिलती है। तुर्की भी चाहेगा कि सीरिया, क्योंकि उसका लैंड नेबर है, कि उसका दबदबा वहाँ पर बना रहे, लेकिन इजराइल पूरी तरह से चाहेगा कि तुर्की का स्पेस वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो। तो भारत की रॉ के जो ऑपरेशन इस मोमेंट पर सीरिया में चल रहे हैं और सीरिया में आने वाले ऑपरेशंस हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। लेकिन रॉ एक बात और भी आज की डेट में जानता है कि नेतन्याहू के ऊपर अगर किसी प्रकार का कभी भी कोई दबाव आता है तो नेतन्याहू की एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, और वो ट्रेट ये है कि वो सेंट्रलाइज कर लेता है पूरे कंट्रोल को और अपने एक इनर सर्कल के ऊपर निर्भर हो जाता है। और जैसे ही वो एक इनर सर्कल के ऊपर निर्भर होकर सारी पावर को सेंट्रलाइज कर लेता है तो फिर उस समय इजराइल के अंदर कुछ चुनिंदा व्यक्ति उसके इनर सर्कल में होते हैं जिनकी मदद लेकर वो हमेशा अपना एंगेजमेंट करता है। इस रीज़न से भारत की रॉ की जो नीति है इजराइल में, वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के साथ संपर्क साधने की ही नहीं है, बल्कि नेतन्याहू के साथ साथ संपर्क साध के ये इंश्योर करना कि हम उसके इनर सर्कल के अंदर भी पेनिट्रेट करके उसके इनर सर्कल में भी अपना दबदबा बनाएं। आज भारत उसके इनर सर्कल के अंदर भी अपनी प्रेजेंस छाप चुका है। एक चीज़ तय है कि नेतन्याहू पूरे डिबेट के बाद हमें समझ आता है कि अपने आप को एक ऐसा लीडर पोजीशन कर रहा है जिसको सेफगार्ड करना है इजराइल को एक हॉस्टाइल समय में। और भारत की रॉ जानती है कि कोई भी देश का लीडर अगर अपने आप को एक हिस्टोरिकल लेगेसी के तहत इंटरप्रेट करे, जहाँ पर वो व्यक्ति ये बात बोले कि मैं यहाँ पर देश को सेफगार्ड करने आया हूँ लॉन्ग रन में एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, वो महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो लीडर हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचता है। और ये फ़र्क समझिए, ये फ़र्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस मोमेंट पर मनोवैज्ञानिक लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर ट्रंप के प्रोफाइल विज़ नेतन्याहू को समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि नेतन्याहू का फोकस और ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रन की और लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, लेकिन ट्रंप हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनल लेवल पर सोचता है। भारत के लिए ये पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की जितनी विदेश नीति है, भारत की जितनी भी कोवर्ट ऑपरेशंस की रॉ की पॉलिसीज़ हैं, वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचती हैं रादर देन कि एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शनलिज्म के हिसाब से। तो एक चीज़ तो यहाँ पर डेफिनेटली तय है कि नेतन्याहू का एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना और नेतन्याहू का अपने आप को एक हिस्टोरिकल लेगेसी का एक्टर पेश करना कि यहाँ पर मैं प्रॉब्लम्स को इजराइल की सॉल्व करने आया हूँ, इजराइल की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने आया हूँ, ये आज की डेट में भारत के लिए बहुत मैटर करता है। इस रीज़न से जो अलाइनमेंट भारत का और इजराइल का है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को लेकर है। इस नज़रिए से जब भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी देखती है आज की डेट में नेतन्याहू को, तो हमें समझ आता है कि ये व्यक्ति का प्रोफाइल और इस व्यक्ति की सोच कैसे हमारे हितों के लिए और हमारे फ़ायदे के लिए है। धन्यवाद।